हेलो दोस्तों, आज हम लोग टू द पॉइंट सीरीज में चैप्टर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मेमोरी, उसके टाइप्स और सीपीयू को डिस्कस कर लेंगे। सीपीयू को हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद हम लोग मेमोरी को डिस्कस करेंगे और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। तो स्टार्ट करते हैं सीपीयू से। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हम लोग लेक्चर 1 में भी देख लिए थे। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग, इसका काम है प्रोसेसिंग करना, जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेसिंग करता है, इसीलिए इसमें प्रोसेसर लगा होता है, जो कि मदरबोर्ड पे लगा रहता है। अब इसमें प्रोसेसर दिया गया, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता प्रोसेसर क्या होता है, बस ये एक तरह का माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है, जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, और ये हम लोग वीडियो 1 में भी देखे थे। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, इनपुट आउटपुट को भी रूपांतरित करता है। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं सीपीयू के कितने भाग हैं। तो सीपीयू के मेनली 3 भाग हैं, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। तो पहले देखते हैं एएलयू का क्या काम होता है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू। तो इसका मेन काम क्या है, मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल कह सकते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशंस, ये सारे ऑपरेशंस कौन करता है, एएलयू परफॉर्म करता है। तो एक बार स्टेटमेंट फॉर्म में देख लेते हैं। इसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग, तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना, हाँ या ना, इस टाइप के जो है कैलकुलेशंस ये करता है एएलयू। तो ये चीज़ याद रखिएगा, न्यूमेरिकल प्लस लॉजिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम है कि इनपुट आउटपुट सभी तरह के डिवाइसेस को मैनेज करना, प्रोसेसर को भी मैनेज करना। तो कंट्रोल यूनिट एक तरह से मैनेजर है, जो हर चीज़ को मैनेज कर रहा है। थर्ड है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी का काम होता है स्टोर करना, जो भी प्रोसेसिंग के बाद डेटा मिला हमको या इन्फॉर्मेशन मिला, तो सब चीज़ों को कौन स्टोर करता है, मेमोरी यूनिट स्टोर करता है। आज हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, और उनके फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो हम लोगों ने नहीं किया था अभी तक। इस तरह के फैक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसे पेरिफेरल डिवाइसेस किसे कहते हैं। तो सीपीयू से जो भी चीज़ें जुड़ी होंगी, चाहे वो मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, कुछ भी जुड़ा हुआ है वो हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस के अंतर्गत में आएगा। तो ये सब मेन पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, ये सब मेन पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। तो सीपीयू से जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, चाहे मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, सीपीयू तो है ही है हमारा जिससे जुड़ा हुआ होगा। तो माउस, कीबोर्ड, ये सारे सीपीयू को छोड़ के उससे जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं सीपीयू से, उसी को कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। अगला देखते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ये सीपीयू में लगा होता है। यह प्लास्टिक का बना एक सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें फाइन मेटल वायर्स की संरचनाएं होती हैं। इस धातु की संरचना को बस कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इंफॉर्मेशन कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है मदरबोर्ड में, तो वो बस के थ्रू जाती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बस किसे कहते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। यह सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो हमें मदरबोर्ड के बारे में बस इतना ही जानना था। मदरबोर्ड कंप्यूटर की बुनियाद है। कंप्यूटर में प्रोसेसर, विभिन्न प्रकार के कार्ड जैसे डिस्प्ले कार्ड, साउंड कार्ड आदि मदरबोर्ड पे ही स्थापित किए जाते हैं। तो इसकी एक इमेज देख लेते हैं। यही है हमारा मदरबोर्ड। इसमें कई सारे कार्ड्स बने हुए हैं, देखिए यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, और ये जितना भी हमारा डिवाइस कनेक्ट किया जाता है, चाहे कीबोर्ड का, प्रिंटर का, सबका इसमें बना रहता है। तो ये हमारा, ये देखिए इंटेल का एक प्रोसेसर भी लगा हुआ है। तो यही हमारा मदरबोर्ड इसको कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस जो पूछा जाता था मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं मेमोरी, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, और नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें ज़रूर ये मार्क कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी के बारे में हम लोग देखा था, यह सीपीयू में होता है, जिसका काम होता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है और डेटा है उसको स्टोर करना। तो सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डेटा तथा इंस्ट्रक्शन या फिर निर्देश चाहिए, जो कि मेमोरी में संग्रहित रहते हैं। तो ये जो डेटा उसको प्रोसेस करना है, जो इंस्ट्रक्शन चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, सब कुछ मेमोरी में ही रहता है।
तो मेमोरी का रिप्रेजेंट, अगर मैं बात करूं कि मेमोरी में कैसे कैसे हमारा डेटा स्टोर होता है, तो मेमोरी में बहुत सारे सेल होते हैं। सेल में वो बटे होते हैं जिन्हें हम लोग लोकेशंस कहते हैं, और हर लोकेशन का एक अलग लेबल होता है जिसे एड्रेस कहते हैं। तो इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एक मेमोरी है, इसमें कई सारे सेल बने हुए हैं और हर सेल का एक एड्रेस है। तभी तो सीपीयू को पता चलेगा, प्रोसेसर को मान लीजिए यहाँ से डेटा लेना है तो उसका एक एड्रेस अगर नहीं पता होगा तो वो तो कहीं से भी डेटा ले सकता है। तो एड्रेस डिफाइन करता है कि हमें किस सेल में रख के डेटा को प्रोसेस करने के लिए लेना है सीपीयू में, तो उसी को एड्रेस कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि एड्रेस किसे कहते हैं, तो मेमोरी में जो लोकेशंस होते हैं उनको एड्रेस कहते हैं। बस ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेमोरी के प्रकार। तो मेमोरी दो तरह की होती है मेनली, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी ये किस नाम पे पड़ा हुआ है, प्राथमिक और द्वितीयक कैसे नाम पड़ा हुआ है। तो जो भी मेमोरी हमारी सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। उसके बाद अगर हमें स्टोरेज की कमी पड़ रही है और स्टोरेज को हमें इंक्रीज करना है तो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल बताऊं तो आपके मोबाइल में जैसे आपने चिप लगा लिया जिसको हम लोग एसडी कार्ड कहते हैं, तो एसडी कार्ड आप 32 GB का लगा रहे हैं क्योंकि आपका इंटरनल स्टोरेज फुल हो गया, तो स्टोरेज एक्सटेंड करने के लिए एसडी कार्ड लगा रहे हैं ताकि मोबाइल का परफॉर्मेंस बरकरार रहे। तो आइए एक एक को बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि किसका क्या फंक्शन है और उसके क्या टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में मैंने बता दिया, प्राइमरी मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है मेन मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, तो वो हमारी प्राथमिक मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी रिमेन्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद सीपीयू, ये मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी मेमोरी हमारी सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, इसीलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, रैम, रोम, कैच और कई कई रजिस्टर पूछ लेता है। तो मैं बताऊंगा रजिस्टर क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस बना देते हैं। तो अब पहले सेकेंडरी वाले को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी डज नॉट रिमेन डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू, जो मैंने अभी भी बताया था सीपीयू से डायरेक्ट नहीं होती कनेक्ट। और दूसरी चीज़, इसको स्टोरेज इंक्रीज के लिए यूज किया जाता है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है CD, DVD, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ETC। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी, इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसे सेमीकंडक्टर या प्राथमिक मेमोरी या फिर आंतरिक मेमोरी, इतने नाम इसके हैं, सेमीकंडक्टर, प्राइमरी, मेन या फिर इंटरनल, क्योंकि ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। तो प्राथमिक मेमोरी को अक्सर मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है तथा इसके डेटा निर्देश का सीपीयू द्वारा तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग होता है। तो ये सब बात मैंने एक लाइन में बता दी थी, वही इसका मतलब है। फिर देखते हैं इसके टाइप्स कौन कौन के हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रैम। तो ये आपके मोबाइल में भी होता है, रैम जितना ज़्यादा होगा उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा, आप लोग देखते होंगे। तो रैम है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला यह मेमोरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फैक्ट है वो है ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दी जाए तो इसमें जो भी डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर ऑफ किए तो हमारा रैम में जो भी डेटा है वो सब ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अच्छा, रैंडम एक्सेस का क्या मतलब होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब कहीं से भी डेटा को पढ़ा जा सकता है, उसके लिए इसको सीक्वेंस में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो रैम में आपको पता चल गया कि सबसे पहली चीज़ ये एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक। अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाए, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाए तो इसमें जो भी डेटा है वो गायब हो जाएगा। दूसरा है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैंडम एक्सेस है, मतलब इसके लिए सीक्वेंस से जाना जरूरी नहीं है, और यही रीज़न है कि इससे स्पीड हमारी ज़्यादा होती है। अब इसमें भी दो टाइप का होता है, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो इसके बारे में जान लीजिए। एक होता है डायनेमिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम। इसके वो डिटेल में नहीं पूछता है, बस इसकी स्पीड का कंपैरिजन पूछता है, तो फिर भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसके डेटा को बार बार रिफ़्रेश करना होता है। तो डायनेमिक रैम में क्या होता है, इसके डेटा को बार बार रिफ़्रेश करना होता है तथा स्टैटिक रैम की तुलना में सस्ता होता है। सेकंड है हमारा स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम, इसके डेटा को रिफ़्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती और इसकी गति डायनेमिक रैम से तेज़ होती है। तो अभी हम लोग सारे स्पीड का एक साथ कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो डायनेमिक रैम
बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। नाम डायनेमिक है। स्टैटिक रैम, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है और ये फास्ट है। तो स्टैटिक रैम फास्ट है किससे? डायनेमिक रैम से। चलिए अब रोम को देख लेते हैं। इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसको जो है परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें डेटा संग्रहित होता है, इसको केवल पढ़ा जा सकता है। तो नाम में लिखा है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और एक तरह का ये परमानेंट मेमोरी है, मतलब इसमें लाइट चली गई तो इसका डेटा गायब नहीं होगा, मतलब ये नॉन वोलेटाइल है। तो देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, यह एक स्थायी मेमोरी है, मतलब नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि लाइट गई तो ऐसा नहीं कि इसका डेटा गायब हो जाएगा। इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से रखने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए, फुल फॉर्म पूछेगा। और ये वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल, तो ये है नॉन वोलेटाइल। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछ सकता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, रैम की या रोम की। तो हमेशा याद रखना रैम की स्पीड ज़्यादा होती है रोम से। तो फुल फॉर्म पूछ सकता है और ये पूछ सकता है। अब हम लोग रोम के भी टाइप देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में आजकल पूछने लगे हैं कि रोम कितने तरह का होता है। तो पहला है हमारा पी रोम, या इसको प्रोम पढ़ सकते हो एक ही बार में। तो इसका फुल फॉर्म पहले याद रखो, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या हुआ? यह एक अस्थाई मेमोरी है, ठीक। यूजर द्वारा एक बार प्रोग्राम निर्देश को बर्न करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, फिर वह साधारण रोम की तरह व्यवहार करती है। कि मतलब एक बार आप इसमें डेटा को सेट कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, उसके बाद आपको उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये रीड ओनली मेमोरी की खासियत है कि इसमें आप राइट नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। मतलब इसमें जो भी डेटा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको एक्सेस करके देख सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं, बस। तो प्रोम में एक बार हमें ऑप्शन मिला कि हम लोग कुछ डेटा को बर्न करके हटा सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं ई प्रोम। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म भी देखते रहिएगा। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यह भी प्रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु बर्निंग की प्रक्रिया पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से दोहराई जा सकती है, मतलब 2 बार किया जा सकता है। इसे पराबैंगनी ई प्रोम भी कहते हैं। तो ये नहीं पूछा जाएगा, इसमें बस ये पूछा जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, और इसमें 2 बार जो है मिटाया जा सकता है डेटा को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ई प्रोम। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको 2 बार पढ़िएगा और लिखकर याद करेंगे, याद हो जाएगा एक ही बार में। तो यह भी ई प्रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु बर्निंग की प्रक्रिया इलेक्ट्रिक पल्स की सहायता से की जा रही है। ऊपर इरेजिंग अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से की जा रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्स की सहायता से इरेज करके किया जा रहा है। तो इसमें कई बार हम लोग बर्निंग कर सकते हैं और डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारा सबसे अच्छे तरह का ई प्रोम हो गया हमारा रीड ओनली मेमोरी। तो सिर्फ रोम के बारे में पूछे तब तो इसमें डेटा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर ई प्रोम के बारे में पूछे तो हाँ, इसमें डेटा को कई बार चेंज किया जा सकता है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक कैच मेमोरी आती है, जिसको कुछ लोग कैश मेमोरी भी पढ़ते हैं। तो इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। यह केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट CPU और मेन मेमोरी के बीच का भाग होता है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। यह तीव्र होता है, महंगा होता है और अपेक्षाकृत स्टोरेज कम होती है। तो मैं इसको वैसे समझा देता हूँ एक लाइन में कि कोई भी डेटा अगर हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं तो क्या होता है कि उसको कैच मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है, जिससे वो डायरेक्ट हम बार बार यूज कर रहे हैं तो उसको टाइम नहीं लगेगा, बार बार वो रोम में जाएगा, उससे देखेगा, एड्रेस में जाएगा। तो उससे बचने के लिए कैच मेमोरी लगी होती है। ये उस डेटा को जो बार बार यूज हो रहे हैं उसको स्टोर कर लेता है। तो जो हमारा प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर को जो भी डेटा चाहिए वो सीधे कैच मेमोरी से ले लेगा। वो उसको बार बार रोम या रैम के पास नहीं जाना पड़ेगा, कैच मेमोरी से ले लेगा। इसीलिए इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्पीड हम लोग आखिरी में कंपेयर कर लेंगे सबका, लास्ट में जा करके। अभी हम लोग और देख लेते हैं। फोर्थ हमारा रजिस्टर।
तो रजिस्टर मेनली हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है उसके अंदर रजिस्टर एक छोटा सा स्टोरिंग डिवाइस होता है, तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कभी इसको स्टोरेज वाले चैप्टर में हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, एग्जाम में कंपेयर करने के लिए दे देगा। ये भी एक तरह का प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर के अंदर है। तो जो हमारा प्रोसेसर है उसके अंदर ये रजिस्टर लगा होता है, उसको प्रोसेसर को जो भी डेटा प्रोसेस करना है, मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, उसको स्टोर करना है, उसको इंस्ट्रक्शन लेना है, तो वो सब थोड़े टाइम के लिए स्टोर होता है रजिस्टर में। तो रजिस्टर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद कैच मेमोरी की होती है, उसके बाद रैम, फिर रोम। तो एक बार स्पीड कंपैरिजन हम लोग देख ही लेते हैं कि इसका स्पीड कंपैरिजन क्या है सबका। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस लेक्चर का पूरे, वो यही है कि स्पीड कंपैरिजन आपको आना चाहिए, और एग्ज़ाम में कई बार घुमा घुमा के पूछेगा, इसीलिए मैंने सबको एक साथ लिख दिया है। तो मैंने बताया था रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर में लगा होता है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है सेकंड पे हमारा कैच मेमोरी। कैच मेमोरी भी मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में होता है, तो रजिस्टर के बाद इसी का नंबर आएगा। अब रैम का नंबर आता है, लेकिन रैम में भी दो टाइप हैं और एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है। तो स्टैटिक रैम मैंने बताया था ज़्यादा फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू डायनेमिक रैम। उसके बाद आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और जितने भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है जो स्टोरेज बढ़ाने के लिए यूज की जाती है, वो उसकी स्पीड हमेशा प्राइमरी मेमोरी से कम होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछता है, किसी का भी पूछ लेगा। मान लीजिए ये 3 ऑप्शन देगा, इसमें सबसे फास्ट कौन सा है, इधर का 3 दे दिया, इससे पूछ लिया सबसे फास्ट कौन सा है। तो ये एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, और लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। तो मैंने सब डिटेल में बता दिया है क्यों किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और इसको एग्ज़ाम तक याद रखिएगा, क्योंकि सवाल यहाँ से बनने की पूरी संभावना रहती है हमेशा। चलिए अब सेकेंडरी के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्पीड मैंने पहले ही बता दिया था, प्राइमरी कंपैरिजन में कम होती है। ठीक, ये एक ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, और इसका काम होता है बैकिंग स्टोरेज या स्टोरेज को बढ़ाना, दोनों काम के लिए यूज होती है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि रैम और कैच रजिस्टर ये सारी हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो इसीलिए हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। मेन फंक्शन अगर पूछे कि सेकेंडरी मेमोरी का क्या है, तो स्टोरेज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग करते हैं, बस ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है। हार्ड डिस्क का नाम आपने सुना ही होगा। तो हार्ड डिस्क सीपीयू के अंतर्गत डेटा स्टोर करने के लिए एक प्रमुख डिवाइस होती है, और यह दूसरे डिस्क की तुलना में उच्च संग्रहण क्षमता और विश्वसनीयता के साथ तीव्र होती है। और इसका सबसे मेन फंक्शन है हार्ड डिस्क का 1 टेराबाइट इसका स्टोरेज। तो लगभग 1 टेराबाइट इसका स्टोरेज होता है, जिसमें 1024 GB डेटा आ सकता है। तो ये चीज़ है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क की होती है। सेकेंड है फ्लॉपी डिस्क, जो इस समय फ्लॉप हो चुका है, नहीं यूज होता है, लेकिन इसके बारे में पूछ लेते हैं कि ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। इसका जो आकार होता था वो इंच में होता था, 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच। ये 3 इंच के साइज में ये आता था फ्लॉपी डिस्क। धूल या खरोच से बचाने के लिए एक प्लास्टिक के कवर में रखा रहता था। तो इसकी स्टोरेज बहुत कम होती थी, MB या KB में होती थी। तो इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। हार्ड डिस्क के बारे में बस इतना ही जानना था जो मैंने बताया। अब देखते हैं मैग्नेटिक टेप के बारे में। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? वास्तव में हम लोग गानों की संग्रह और रिकॉर्डिंग के लिए जो कैसेट यूज करते हैं वह इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सीक्वेंशियल डाटा एक्सेसिंग, मतलब इसमें डेटा को हम लोग सीक्वेंस से ही एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पीछे वाला हम लोग पहले एक्सेस कर लें या डायरेक्ट कहीं भी एक्सेस कर लें। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये कैसेट आप लोगों ने देखी होगी बचपन में। इसमें ऐसे रील रहता था, रील ऐसे घूमता था एक साइड से दूसरे साइड में, और हमें गाना सुनाई देता था। अब मान लीजिए कैसेट DDLJ मूवी का है, इसमें एक आप गाना सुन रहे हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम। अब आपको दूसरा गाना सुनना है, तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उस पर क्लिक किया पहुंच गए। आपको ये पूरी रील्स जितना इस गाने की है उसको इधर ले जा करके ख़त्म करना पड़ेगा, तब वो उस अगले गाने पे आप जा पाएंगे। नहीं तो वही गाना आप सुनते रहिए, तब उसके बाद आएगा उसका नंबर। तो इस तरह से होता था हमारा मैग्नेटिक टेप। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट यही है कि सीक्वेंशियल डाटा एक्सेसिंग किस में होता है? मैग्नेटिक टेप में होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं CD-ROM। इसको भी हम लोग बचपन में काफ़ी ज़्यादा यूज किए हैं। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क
रीड ओनली मेमोरी अगर इसको रोम लगा दिए हैं। तो एक्चुअल में ये दो तरह का आता था। एक होता था CD रोम, मतलब केवल रीड किया सकता था, जैसे हम लोग मूवीज़ वगैरह ला के देखते थे। और एक होता था रीड एंड राइट। तो कभी पूछता है कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जिस पे हम लोग रीड एंड राइट कई बार कर सकते हैं, तो वो CDRW, इसका शॉर्ट फॉर्म CDRSW करके लिखा रहेगा, तो उस पर टिक करिएगा, वो ऑप्शन सही रहेगा। तो ये क्या है, CD क्या है? CD रोम को ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। तो मैं बताऊंगा ऑप्टिकल जितने भी स्टोरेज सिस्टम है उसका एक क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकल स्टोरेज में से कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो CD रोम का फुल फॉर्म देख लिए, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव। ठीक, तो ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर डेटा को स्थायी रूप से अंकित किया जाता है। अच्छा, इसको आप CD जो हम लोगों का होता था ऐसे डिस्क नुमा का, मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ, ऐसे होता था। तो इसमें जो ये चमकदार परत होती थी, इसी पे लेजर से स्मॉल ऐसे गड्ढे रहते थे और इसी में डेटा स्टोर रहता था। तो इसमें हम लोग रैंडम डेटा को भी एक्सेस कर पाए, और दूसरी चीज़ परमानेंट डेटा जो है स्टोर होने लगा। और जब इसको एक्सेस करना होता था दोबारा लेजर मार के हम लोग देखते थे कि जो है डेटा कैसे वो प्रोसेस कर रहा है या रीड कर रहा है। तो इसी के ही आगे CD रीड राइट भी है, मतलब इसमें हम लोग कई बार डेटा को हटा और लोड कर सकते हैं, मतलब चेंजेबल है ये चीज़, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव रीड एंड राइट फीचर के साथ आता है, तो ये वाला चीज़ भी याद रखिएगा। अगर RW ऐसे लिख देगा तो समझ जाइएगा कि ये CDRW का मतलब है रीड एंड राइट कॉम्बिनेशन वाला है। तो इसमें डेटा को मिटाया परिवर्तित किया जा सकता है, और ऊपर CD रोम में नहीं किया जा सकता था। इसी के क्रम में हम लोग देखे थे DVD आया था उसके बाद। तो DVD की जो कैपेसिटी थी वो लगभग जो है 4.5 GB तक पहुंच गई थी, और एक ही कैसेट हम लोग लेकर आते थे, उसमें 4-5 मूवीज रहती थी। तो वो है हमारा DVD ड्राइव। और DVD का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसको याद रखिएगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसका स्टोरेज कैपेसिटी CD की तुलना में लगभग 4 गुना रहता था। तो इतना ही पूछेगा जितना मैंने इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को आप देखेंगे तो यह एक की रिंग के आकार का होता था, ऐसे होता है हमारा पेन ड्राइव थोड़ा सा। और ये भी एक तरह का सेकेंडरी ड्राइव है, लेकिन इसको हम लोग USB पोर्ट से यूज करते हैं, जिसको USB पोर्ट का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसको हम लोग देखते हैं फ्लैश ड्राइव के अंतर्गत भी रखा गया है। तो पेन ड्राइव अभी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। फ्लैश ड्राइव होती क्या थी एक्चुअल में, कुछ हम लोगों को ऐसी स्टोरेज डिवाइसेज चाहिए थी जो कि पोर्टेबल हो, मतलब हल्की हो और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके आराम से, उसी को हम लोग फ्लैश ड्राइव कहते हैं। इसमें रीड और राइट कई बार किया जा सकता है। ये EEPROM के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो इसका एग्जांपल पूछा जाता है कि फ्लैश ड्राइव कौन कौन सी हैं। तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड जो हम लोग मोबाइल में लगाते हैं, SSD जो कि फुल फॉर्म है इसका सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव। तो सॉलिड स्टेट डिस्क ड्राइव जो हम लोगों का होता है ये कंप्यूटर में लगा होता है। इस समय STD वाले कंप्यूटर ज़्यादा चल रहे हैं इन कंपेरिजन टू हार्ड डिस्क ड्राइव वाले के। तो पेन ड्राइव, मेमोरी SD कार्ड और SSD ये सब किसके एग्जांपल हैं? फ्लैश ड्राइव के। फ्लैश ड्राइव क्या था? ये एक पोर्टेबल डिवाइस, मतलब ऐसा स्टोरेज डिवाइस हमें चाहिए था जो कि पोर्टेबल हो, उसी को फ्लैश ड्राइव कहा गया। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्लैश ड्राइव। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा, हम लोग PDF के फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट रखते हैं तो कभी कभी उसका फुल फॉर्म पूछता है, तो मैं यहाँ इंक्लूड कर लिया हूँ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो PDF का फुल फॉर्म ये होता है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।